हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग हिस्ट्री की लास्ट सेक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या पॉलिटिक्स जो है वो कपड़ों के साथ या लैंग्वेज बोलने के साथ साथ या बुक्स पढ़ने से चेंज हो जाती है क्या। ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही यही बताया गया है। 1789 का जो ईयर था, इस ईयर में देखा गया फ्रांस में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, चाहे वो मेन की लाइफ में हो, वुमेन हो या चिल्ड्रन की लाइफ में। क्योंकि तीनों ये जो पर्सनालिटीज़ थी, तीनों ये जो ग्रुप्स थे, वो क्या कर रहे थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इन द रेवोल्यूशंस, ठीक है, और अपनी अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करवाने के पीछे होड़ में लगे हुए थे। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उसने बहुत सारे लॉज पास करे, जिससे कि वो किसको कौन से आइडियाज़ को मतलब इन्हांस करना चाहते, लिबर्टी और इक्वालिटी को वो डेली उसको प्रैक्टिस कराना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पर जो बेस्टाइल की एक फोर्ट्रेस थी, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया था, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो 1789 का जो समर का सीज़न था उसमें सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया था। जितनी भी पुरानी रजीम की जितना रिटन मटेरियल था उस सभी को, और कल्चर एक्टिविटीज़ की जितनी बुक्स थी, न्यूज़पेपर, प्लेज जो थे, अब उनको पब्लिश किया जो गया हुआ था, पहले से जो पब्लिश किया गया था, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक रोक लगा दी गई थी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि किंग की मर्ज़ी के बिना कुछ भी न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट्स में कुछ भी छापा नहीं जाता था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, अब एक डिक्लेरेशन हुई जिसमें राइट टू मैन एंड सिटीज़न, उनको सर्टन 17 राइट्स जो थे वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो था उनका एक नेचुरल राइट था। अब जितने भी न्यूज़पेपर थे, पैम्फलेट्स थे, बुक्स थी या प्रिंटेड पिक्चर्स थी, उनका हर एक जगह पे एक फ्लड सा ही आ गया। मतलब मार्केट में वो पूरी मार्केट भर चुकी थी, क्योंकि फ्रांस में जितनी ज़्यादा ये मतलब चेंजेस आ रहे थे, वो सारी चेंजेस जो थी वो इन्हीं प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू ही लोगों को पता चलनी थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया, अब फ्रांस जो था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो था उसको हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे अपोज किया जाने लगा। अब लोग जो थे वो एक्सप्रेस कर सकते थे, क्योंकि जो डिक्लेरेशन हो चुकी थी उसमें उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनका एक नेचुरल राइट था। अब हर किसी के पास ये पोजीशन थी कि वो क्या कर सकता है, अपने एक्सप्रेशंस को प्रिंट करवा सकता है, ठीक है, और प्लेज लिख सकता है, ठीक है, और सॉन्ग्स जो है वो बोल सकता है, फेस्टिव प्रोसेशंस के बारे में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो प्रोटेस्ट में मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जब लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस प्रोवाइड होना शुरू हुई, जिससे लोग जो थे वो लिबर्टी और जस्टिस के बारे में, अब कहाँ से उनको पता चल रहा था, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे वो कहाँ पर लिखते थे, टेक्स्ट बुक्स में लिखते थे, और जो एजुकेटेड पीपल होते थे वो उनको पढ़ सकते थे, जिसके बारे में उनको प्रॉपरली नॉलेज प्रोवाइड होती थी कि व्हाट इज़ लिबर्टी एंड व्हाट इज़ जस्टिस। ओके, ये था हमारा ये टॉपिक। और लास्टली हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि क्या कंक्लूजन है इस चैप्टर का। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं फ्रांस का राजा बन चुका हूँ, और उसने क्या करना शुरू किया, जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ थी जहाँ पर कुछ डेंसिटीज़ रूल कर रही थी, वहाँ से उनका अधिकार, उन डेंसिटीज़ का अधिकार जो कंट्रोल था वो छीन लिया, ठीक है। उसके बाद अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स को बिठा दिया उन्होंने, कहाँ पर, उन्हीं कंट्रीज़ में जो उनकी नेबरिंग नेशंस थी, उनको अपने एरियाज़ के साथ मिला लिया। नेपोलियन का रोल जो था वो मॉडर्नाइज़र रोल था, कि मतलब कि वो यूरोप को एक मॉडर्नाइज दशा प्रोवाइड करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे लॉज जो थे वो इंट्रोड्यूस किए। वो किस किस के लिए था, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करें, उन्होंने भी लॉ बनाया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाला भी एक लॉ बनाया, मतलब हर किसी के लिए जो वेट करने का सिस्टम है, मेज़रमेंट का जो सिस्टम है वो सिमिलर होना चाहिए। कौन सा सिस्टम होना चाहिए, डेसिमल सिस्टम होना चाहिए। और स्टार्टिंग में देखा गया नेपोलियन जो थे वो एक लिबरेटर थे। बाद में उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्रीडम के लिए कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं, तो बाद में नेपोलियनिक आर्मी जो थी उसने हर एक तरह की, मतलब हर एक तरह के प्लेसेस पर उन्हें इन्वेड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसको 1815 में वाटरलू में जो बैटल हुई थी उसमें डिफ़ीट किया गया था। ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटेन वगैरह वगैरह ने मिलकर उसको डिफ़ीट कर दिया गया, और 1821 में उसको
एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। बहुत सारे मेजर्स जो लिए गए थे किसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, लिबर्टी की बात करते थे, और लोग जो थे अब वो नेपोलियन के रूल से निकल चुके थे। अब जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन पॉइंट्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जिससे कि हम लोगों ने देखा कि अब ये जो फ्रांस की पॉपुलेशन है उनके बाद पूरा जो यूरोप था 19th सेंचुरी में, ये जो आइडियाज़ थे वो अलग अलग नेशंस में स्प्रेड होना शुरू हो गए। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। अब कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे वो दोबारा से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया फ्रीडम के साथ, मतलब अपनी एक लिबर्टी के साथ। तो अब इस मोमेंट ने लोगों के बीच एक बॉन्डेज जो थी वो क्रिएट कर दी कि हम लोगों को क्या करना है, एक सॉवरन नेशन स्टेट फॉर्म करनी है, क्रिएट करनी है। टीपू सुल्तान और राम मोहन राय जो थे वो दो ऐसी एग्जांपल्स थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस के लिए, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।